हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री। मैं हूं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड के बारे में और इंडिकेटर के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं, पहले हम नॉर्मल जो उसके पॉइंट्स हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, ओके। और अगर लिटमस की बात करें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि ये बेस है। फिर आगे हम और उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। जो बेस होगा वो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ी थी एसिड के केस में, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो जो बेस होता है वो एसिड को, ये कह लें कि जो एसिड होता है वो बेस को, एक दूसरे को ये दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। बेस को अगर हम पहचानने की बात करते हैं, बेस की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बेस को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये देता है हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड H आयन देता था, H पॉजिटिव आयन देता था, या फिर हम कह सकते हैं H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ओके। और जो बेस है वो क्या देता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्योंकि ये आयनाइज हो जाता है। आपने बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वो आयनाइज हो गया और उसने आयनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन दिए। तो जब वहां पर आयन है तो वो आयन मूव करेंगे और उनकी मोबिलिटी की वजह से जो बेस के अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और ये कोरोसिव भी होते हैं नेचर में, जैसे कि एसिड होते हैं, ओके। बेस को फिर हमने डिवाइड किया है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पे। जैसे हमने एसिड को डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जब हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो 100% डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। और वीक बेस हम किनको कह रहे हैं, जो पार्शियली आयनाइज हो वाटर में डिसॉल्व करने पर। तो जो 100% डिसॉल्व हो रहे हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कह रहे हैं, वो बहुत सारे जब वो टूट रहे हैं, पूरी तरह से टूट रहे हैं, तो वहां पर आयन भी ज्यादा होंगे, यानी कि OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब इनके पास इतने सारे हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, जब इतने सारे आयन ये बनाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट ज्यादा करेंगे कंपैरेटिव टू वीक बेस। और जो हमारे वीक बेस है वो कौन से हैं, जो पार्शियली आयनाइज होंगे वाटर के अंदर। तो जब पार्शियली आयनाइज होंगे तो लेसर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर लेसर अमाउंट में कंडक्ट होगी, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। और वहीं पे जो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे हम सोडा की तरह, मतलब बेकिंग सोडा की तरह हम जो यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, वीक बेस है। अब आप कहोगे मैम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एक बहुत अच्छी मेटल है, सेकेंड ग्रुप की मेटल होती है ये, और उसके बावजूद भी इसको हमने वीक बेस की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है और पार्शियली आयनाइज होता है। इस वजह से ही हम इसको वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये वीक होता है इसीलिए हम इसको कंज्यूम करते हैं एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, ओके। ये क्या काम करता है, एंटासिड की तरह यूज किया जाता है बॉडी में, ओके। तो ये हमने बात की अभी बेस के बारे में, क्या बेस होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। अगर इनकी रिएक्शन की बात करें तो जो बेस है एसिड की तरह ही मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, जिसे हम मैच स्टिक से टेस्ट कर सकते हैं कि वहां पर अगर पॉप साउंड आ रही है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल हमारे ऐसे हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल होते हैं एम्फोटेरिक मेटल, यानी कि वो एसिड वाली प्रॉपर्टी भी रख रहे हैं और बेस वाली प्रॉपर्टी भी रख रहे हैं। एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिंक, और एक और एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एम्फोटेरिक मेटल, ओके। मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड
वाली फॉर्म में भी है। मैंने आपको वहां पर भी बताया कि एम्फोटरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है और जिंक का ऑक्साइड होता है, ये एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, और जो ये मेटल होती है ये क्या होती है, ये एम्फोटरिक मेटल है, यानी कि दे बिहेव दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए इनको हमने मेटलॉइड एक स्पेशल नाम दिया है, मेटलॉइड्स कहा है इनको, मेटलॉइड की कैटेगरी में भी रखते हैं हम। एल्यूमिनियम और जिंक आर मेटलॉइड बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड और एसिड एज वेल एज बेस। तो जो जिंक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है, क्योंकि जिंक की रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ भी लिखी हुई है वहां पे। ओके, अब एक वही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की, बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब कैसे न्यूट्रलाइज होता है भाई, बेस में से निकलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हमने पढ़ा है कि बेस को डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, वाटर होता है हमारा न्यूट्रल, वाटर बना देंगे और साथ में बनेगा सॉल्ट। तो जितने भी OH आयन हैं बेस में से निकले जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी बेसिसिटी के लिए, जितने भी H पॉजिटिव आयन है जो एसिड ने दिए जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इसकी एसिडिटी के लिए, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके वाटर बना लिया। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस अपनी अपनी नेचर को खो देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो बेस होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से हुए, देखो एक तो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाए, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। और जो नॉन मेटल होते हैं ये भी ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं नेचर में बेटा, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक है नेचर में तो फिर वही रिएक्शन होगी ना, देखो एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर बनाया, लाइक अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे ले लेते हैं बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। एक नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल हमारी कार्बन और इसका ऑक्साइड क्या होगा, CO2, ये एसिडिक है नेचर में, तो CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये भी। ये रिएक्शन CO2 की कंफर्मेशन करती है कि अगर CO2 कहीं से निकल रहा है किसी रिएक्शन में, इवोल्यूशन हो रहा है CO2 गैस का, तो आप उसको लाइम वाटर में पास करते हो, इट इज अ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पास करते हो तो वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, CO2 एक नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनता है और साथ में बनता है वाटर। ओके, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ बेस। ओके, एक टर्म और होती है डाइल्यूशन, कि हमने एसिड का डाइल्यूशन किया, हमने बेस का डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस। और जब वाटर का एडिशन करते हैं एसिड और बेस के अंदर तो क्या होगा, एसिड के H आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम एसिड का डाइल्यूशन कर रहे हैं, या फिर बेस के OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर एसिड है, मान लो एसिड है इसके अंदर, और ये 1 लीटर मैंने एसिड लिया, ठीक है, या फिर मैं ये कहती हूँ कि मैंने 500 ml एसिड ले लिया, और इस एसिड के अंदर क्या है, ये है हमारे H आयन, ये H पॉजिटिव आयन है, मान लो ये 10 है, H पॉजिटिव आयन 10 है नंबर में। ओके, अब मैंने इसके अंदर इसका क्या क्या डाइल्यूशन, यानी कि इसके अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाला। वाटर ऐड करने के बाद, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, वाटर ऐड करने के बाद इसका मैंने वॉल्यूम कितना कर दिया, अब इसका वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। मैंने 500 ml भी वाटर डाला है और 500 ml एसिड था, तो टोटल हो गया 1 लीटर।
अब इस 1 लीटर के अंदर एच आयन कितने हैं? एच आयन बेटा भी कितने हैं? 10 नंबर ही है, 10 ही है। ओके, तो 500 ml में भी 10 एच आयन थे और 1 लीटर के अंदर भी 10 एच आयन है। ओके, तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? पर लीटर वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। अब मैं अगर इसको 2 लीटर कर दूं तो फिर भी 10 रहेंगे, तो पर लीटर वॉल्यूम क्या हो जाएगी? एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी ना। समझ आई? 1 लीटर में अगर 10 एच आयन है और मैं अगर इसको 2 लीटर कर दूं तो पर लीटर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ठीक है, 1 लीटर में तभी भी 2 लीटर में भी अब 10 आयन ही रहेंगे, तो पर लीटर में कितने हो जाएंगे? 5 रह जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, जब डाइल्यूशन हम करते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था कैसे डिक्रीज होता है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन के लिए हम एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि वो एकदम से स्प्लैश करके बाहर निकलेगा, स्प्लैश बाहर आएगा, आपके फेस पर सारा एसिड आ जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आप एसिड के अंदर वाटर डालते हो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, इसीलिए हम क्या करते हैं? वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। रिएक्शन अभी भी एक्सोथर्मिक ही होगी भाई, रिएक्शन की नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगी, रिएक्शन अभी भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो हीट निकली ना उस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा वाटर, जिसके कारण आपको एक तो बीकर कम गर्म होगा, उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, और आपका जो एसिड है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव वे है किसी भी एसिड को डिल्यूट करने का या बेस को डिल्यूट करने का। ओके, डाइल्यूशन करने के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। देखो, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे हमें पता चलती है? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चलती है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से या फिर उसमें प्रेजेंट OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। हमने इसी तरह से डिवाइड भी किया था ना बेस और एसिड को। स्ट्रॉन्ग कब कहा था हमने? अगर उसमें H आयन ज्यादा है या OH आयन ज्यादा है। और वीक कब कहा था? जब उसमें H आयन या OH आयन कम है। तो स्ट्रेंथ हमें पता चलती है कि उसमें कितनी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक स्केल बनाया। इसके लिए एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। बेटा इसमें P का मतलब होता है पोटेंज। पोटेंज जर्मन वर्ड है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर किसकी? पीएच बोला है ना, H की पावर। H की मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है, पावर ऑफ H आयन। तो इस पीएच स्केल से नाम से समझ में आ रहा है हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं कितनी पावर है H आयन की, है ना। पावर कितनी है H आयन की, यानी कि कितने H आयन प्रेजेंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए जिस स्केल को हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, है ना। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये बना हुआ है। तो पीएच स्केल को हम 0 से 14 तक हमने इस पर नंबरिंग की होती है और बिल्कुल सेंटर पे होता है 7। इसलिए 14 का हाफ 7 है और इस 7 पर हम ये मानते हैं कि न्यूट्रल होती है पीएच। ओके, पीएच न्यूट्रल होती है, यानी कि पीएच जब 7 है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। न्यूट्रल का मतलब यही तो है कि न्यूट्रलाइज कर दिया हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ने OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को। और हम ये कहते हैं कि प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। तो फिर एसिडिक किसे कहते हैं? जिनकी पीएच 7 से कम होगी, जिनकी पीएच 7 से कम होगी, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं एसिड। पीएच 7 से कम लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। जैसे जैसे हम 7, देखो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम नंबर कम होते जा रहे हैं ना, पीएच की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है बेटा, वैसे वैसे ही पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती है।
जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही कम पीएच वैल्यू। और इधर देखो, जितनी ज्यादा आपकी पीएच वैल्यू यहां पर क्या होगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14, 14। ओके, तो ये देखो पीएच की वैल्यू बढ़ रही है ना, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है इस साइड, और इधर इस वाली जो रेंज है ना, 7 से बाद की जो रेंज है, इसको हमने बेसिक रेंज में रखा है। क्यों रखा है, यहां पर पीएच की वैल्यू बढ़ती है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू घटती है, और वहीं पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू घट रही है, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की बढ़ रही है। ठीक है, तभी तो ये बेसिक हुआ ना भाई, इस वाली जगह पर H आयन और OH आयन बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, OH आयन बढ़ने शुरू होंगे, OH आयन बढ़ने शुरू होंगे तो बेसिक नेचर हो जाएगी, और अगर यहां से मैं इस साइड जाऊं कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने शुरू हो जाए तो एसिड हो जाएगी नेचर। ओके, तो इस तरह से हम इस स्केल से समझ सकते हैं कि कैसे कोई कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव करता है, कैसे बेस की तरह बिहेव करता है, और कब वो न्यूट्रल होता है। कोई कंपाउंड न्यूट्रल तब होता है जब H आयन कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, और कोई भी कंपाउंड एसिड कब होता है, जब उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसकी pH <7 होती है। pH <7 होती है तब हम उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ओके, तो हमने क्या बात की अभी कि भाई pH अगर हमारी 7 है तो कंपाउंड है हमारा न्यूट्रल, pH <7 तो कंपाउंड है हमारा बेसिक, और pH 7 कंपाउंड है हमारा एसिडिक इन नेचर। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट pH स्केल। अब जो ये pH होती है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना बेटा, वो आएंगे आपके 11th क्लास में। हमारे लेवल तक 10 तक इतना ही हमें पढ़ना है pH के बारे में। अच्छा, pH की कुछ जो इम्पोर्टेंस हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है स्टमक के अंदर जो स्टमक की लाइनिंग होती है उनसे सिक्रीट होता है HCl, और वो जो HCl होता है, आपको पता है HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं। जो HCl है उसका जो pH होता है वो 1 होता है। pH कितना कम है इसका, pH 1 होता है, और इसीलिए ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, और एक वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, विनेगर का एग्जांपल, एसिटिक एसिड का। इसकी जो pH होती है बेटा वो 4 होती है, इसीलिए क्या होता है, वीक एसिड होता है। राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया अभी वीक बेस है तो उसकी pH <7 होगी। यस, इसकी pH होती है 10, तो ये क्या होता है, वीक बेस होता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी pH होती है 40, स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एसिड और बेस हैं उनकी pH की बात की। ओके, तो हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर HCl सिक्रीट होता है, और ये देखो HCl का pH 1 है, यानी कि वहां पर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है। एसिडिक मीडियम क्यों प्रेजेंट होता है, ये तो हम बायो में पढ़ते ही हैं। एक्चुअली क्या है कि बाहर से कोई जो बैक्टीरिया है, एक तो उनको किल करने के लिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए उनको किल करने के लिए, और जो फूड आया है, जो फूड हमारी बक्कल कैविटी से ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आया है, उसके मीडियम को भी यहाँ पर एसिडिक किया है, क्योंकि जो पेप्सिन आएगा वो एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। चलो, ये तो HCl का वो हो गया, HCl का फंक्शन। अभी मैं HCl के फंक्शन को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट pH। तो क्या हुआ, एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारी, जो मतलब स्टमक है हमारा, उसका pH है हमारा 1.2 के आसपास, 1 के आसपास, क्योंकि वहां पर है HCl। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बहुत उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो जो ये एसिड है ये ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। ठीक है, HCl क्या होता है, वो ज्यादा सिक्रीट होता है और हमें हो जाती है एसिडिटी। अब इस एसिडिटी की वजह से हो जाता है इनडाइजेशन। तो उसको क्योर करने के लिए, अब क्योंकि
मीडियम कैसा है, एसिडिक है, पीएच है कम, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा कोई बेस, ठीक है। और हम कोई जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम माइल्ड बेस यूज करते हैं, क्योंकि हम माइल्ड बेस को ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यस दिस इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, डाइजिन वगैरह पीते हैं ना, तो जो एंटासिड होता है हम ये लेते हैं, जिससे कि क्या होती है, एसिडिटी क्योर हो जाती है। ये एक्स्ट्रा जो एसिड बन रहा होता है हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, पीएच का हम एक जगह और एग्जांपल देखते हैं, वो हम देखते हैं कि पीएच टूथ डिके के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैसे, कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और हम चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, स्वीट्स बहुत खाते हैं, इतना मीठा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो बक्कल कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर होते हैं कुछ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं हमारी बक्कल कैविटी में, तो वो क्या करते हैं, इस शुगर को ब्रेक कर देते हैं और इसे ब्रेक करने के बाद एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जब एसिड में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो जो हमारे माउथ की बेटा जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही हमारे माउथ की पीएच 5.5 के आसपास पहुंचेगी, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर क्या आ जाएगा, एसिडिक कंटेंट आ जाएगा, तो हमारा जो हमारे टीथ हैं वो किसके बने हुए हैं, उनके ऊपर इनेमल है और वो किसके बने हुए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। वैसे तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जैसे ही मीडियम डिक्रीज होता है, मतलब पीएच डिक्रीज होती है, मीडियम एसिडिक होता है, तो वो करोड होने लगता है, खराब होने लगता है, और हमारे दांत क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। तो अब हम क्या करें, सबसे पहली बात तो थोड़ा स्वीट्स कम खाएं, दूसरा कि जब भी कुछ खाएं तो बहुत सारे पानी के साथ अपने टीथ को, अपने बक्कल कैविटी को रिंस करें, ठीक है, रिंस करें। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्रश करें। यस, जो आपका टूथपेस्ट होता है वो उसके अंदर होता है माइल्ड बेस, वो क्या करेगा, वो आपके जो माउथ को, जो आपकी जो बक्कल कैविटी है वो जो एसिडिक हो गई है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपके दांत क्या हो जाएंगे, क्या रहेंगे, एकदम फिट रहेंगे। इसलिए आपको ये भी पता होना जरूरी है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कि जो पीएच है वो कैसे आपके दांत भी खराब कर सकता है। ओके, तो आगे से जब चॉकलेट्स खाएं तो ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट जो पीएच का हम रोल देखते हैं वो देखते हैं सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो भाई देखो, सेल्फ डिफेंस तो सभी करते हैं। एनिमल के केस में आपने देखा होगा ना, हनी बी कभी कभी काट लेती है हमें आके, जब ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, तो हनी बी क्या करती है, उसका जो स्टिंग होता है उसके अंदर होता है एसिड, तो जब वो हमें काटती है तो वो उसके स्टिंग से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एक लिक्विड इंजेक्ट हो जाता है, जो क्या करता है, हमें बहुत इरिटेशन कॉज करता है। तो उस इरिटेशन को क्या करने के लिए, उस इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, उसने जो इंजेक्ट किया वो एसिड है, ठीक है, माइल्ड एसिड होता है, और हम क्या करेंगे वहाँ पे बेस लगाएंगे। बेस क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा लगाएंगे हम वहाँ पे, माइल्ड बेस का यूज करेंगे क्योंकि हम वही अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, तो हम वहाँ पर बेकिंग सोडा लगाएंगे और हमको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे एक और इंसेक्ट होता है वास्प, तो वास्प का जो स्टिंग होता है उसके अंदर होता है एक एल्कलाइन लिक्विड, मतलब वो एल्कलाइन लिक्विड उसके अंदर होता है, तो वो हमारे अंदर जब इंजेक्ट होता है तो हमें तब भी बहुत इरिटेशन होती है, पेन होता है, तो उसको हमें क्या करना है, अब हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है, तो हम लगाते हैं वहाँ पर माइल्ड एसिड, विनेगर, हम विनेगर लगाएंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हनी बी है उसके स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, हनी बी के स्टिंग में, ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, हनी बी में एसिड की जगह बेस दिखाते हैं और वास्प में बेस की जगह एसिड। जो हनी बी होता है उसके स्टिंग में होता है एसिड, और न्यूट्रलाइज किससे किया आपने, न्यूट्रलाइज किया आपने, रिलीफ लेने के लिए आपने क्या लगाया यहाँ पे, बेकिंग सोडा। ओके, जो वास्प होता है उसके स्टिंग में होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, और इसको न्यूट्रलाइज किससे करेंगे हम, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम
विनेगर से, सिरके से न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है चींटी भी काट लेती है, एंट भी काट लेती है, तो एंट के अंदर होता है मिथियोनिक एसिड। क्या होता है एंट के अंदर? एंट के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक नाम है ना, वो एंट के ही नाम से लिया, एंट को फॉर्मिका भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, एंट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो एसिड प्रेजेंट है, उस एंट का नाम फॉर्मिका है, तो उस एसिड का नाम हमने क्या रख दिया था? फॉर्मिक एसिड रख दिया था। मिथियोनिक एसिड तो IUPAC नेम है। तो ये प्रेजेंट होने की वजह से, तो जब एंट हमको काट लेती है, जब उसका स्टिंग, अब वो जो लिक्विड हमारे अंदर एंटर कराती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें फिर वहीं पे वो खुजली होने लगती है, पेन होने लगता है कि चींटी ने काट लिया, ये वाली हमें महसूस होता है ना कि हमें किसी चीज ने काट लिया है। तो हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी एसिड है तो बेकिंग सोडा यूज करेंगे और हमें क्या होगा? रिलीफ मिल जाएगा। राइट। अच्छा, ये हमने बात की एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की बात की हमने। कुछ प्लांट होते हैं, एक प्लांट है नेटल, उसकी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेटल की जो लीव्स हैं उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और उसमें वो क्या करते हैं, जो उसके ऊपर क्या होते हैं बेटा? हल्के हल्के से हेयर, जो हेयर्स होते हैं, वो जब कोई पर्सन उसके साथ से, कोई वहां से पास होता है, गुजरता है, तो जब वो टच होते हैं ना बॉडी के साथ, तो वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है मिथेनोइक एसिड। तो फिर वहां पे हमें पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है? बेकिंग सोडा यूज करेंगे। मतलब कुछ भी आपके अंदर अगर लिक्विड, आपको बस पता होना चाहिए कि जो आपके अंदर इंजेक्ट हुआ है वो लिक्विड है या बेस, वो है, सॉरी, वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप उसकी पीएच को चेंज करोगे, पीएच को न्यूट्रलाइज करोगे। राइट। तो ये आपका बेस की बात की हमने, पीएच स्केल की बात की, और पीएच हम अपनी बॉडी में एवरीडे लाइफ में हम कैसे पीएच को देखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है हमें पीएच पढ़ने का, वो हमने देखा। तो बेटा आप इस वाली स्लाइड को पहले पॉज करें और इसका लें एक स्क्रीनशॉट। यस बेटा, अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। ओके। अच्छा, सॉल्ट से पहले एक बात रह गई थी, आपने एक टर्म सुनी होगी, एल्कली। एल्कली, एल्कली क्या होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट होते, जो वाटर में सॉल्युबल बेस होते हैं ना, उनको हम एल्कली कहते हैं। जैसे NaOH को हम एल्कली कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। राइट। ये आप नोट कर लेंगे। ओके, अब सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? अभी पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है कि भाई जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज बेस करेगा और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देता है? सॉल्ट और वाटर बना देता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो एसिड होता है उसका H आयन, बेस का OH आयन रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और जो रह जाएगा पीछे वो है सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनते हैं? ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। मोस्टली सॉलिड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसका रीजन अभी 1 मिनट बाद बताती हूँ, अभी आपको पता चलेगा क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई। यूजुअली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और अब ये जो हमने ये पॉइंट लिखे हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का आंसर है दीज आर आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कैटायन एंड एनायन। एक्चुअली ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। जैसे मैंने लिया NaCl, NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड। यस, क्योंकि ये आयन से मिलकर बना है, जो आयन से मिलकर बने होते हैं आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्या है? ये है बेटा एक सॉल्ट। कैसे बना है? एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है। इसके अंदर सोडियम का कैटायन और Cl का एनायन है। ओके, तो कैटायन और एनायन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये आयन प्रेजेंट होते हैं तो ये मूव करेंगे, जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो हमें इसका आंसर मिल गया।
कि क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयन से मिलकर बने होते हैं और डिसॉल्व करने पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, इसका आंसर भी हमें मिल गया, क्योंकि ये आयन से बने हैं, आयनिक है, पोलर है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला फंडा लगता है यहाँ पे। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई? ये आयनिक कंपाउंड की स्पेशलिटी है, उनकी नेचर है, क्योंकि वो आयन से बने हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन होता है, जिसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ये आयनिक कंपाउंड के चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसमें हमने डिटेल में पढ़ी है ये सारी चीजें। ओके, अब इम्पॉर्टेंट एक बात कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो इनका यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जिस भी चीज को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जो उसका सॉल्यूशन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, यानी कि उसकी pH 7 होगी। लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ केस में जो सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। उसका क्या रीजन है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस पार्टिसिपेट करता है, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी pH 7 होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो एक एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्यों बनता है ऐसा? हम कैसे रट्टा कैसे मार रहे हैं इस चीज का? तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हमने की, स्ट्रॉन्ग एसिड जो 100% डिसोसिएट होकर H आयन दे दे, क्लियर। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? जो 100% डिसोसिएट होकर OH आयन दे दे। तो इनके H आयन और OH आयन, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इनके H आयन OH आयन बराबर, तो बराबर ने बराबर को H आयन और OH आयन ने एक दूसरे को कर दिया न्यूट्रलाइज, सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल, सॉल्ट बन गया न्यूट्रल। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। ये हमारा फर्स्ट केस था, सेकंड केस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक बेस के साथ रिएक्ट किया, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 100% आयनाइज होगा, ढेर सारे हाइड्रोजन आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और जो वीक बेस है बेटा, जो वीक बेस है, क्योंकि ये वीक है, वीक क्यों है, इसे हम वीक कहते क्यों है? क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज होता है, बहुत कम OH आयन कॉन्सेंट्रेशन देगा। तो यहाँ पर OH के आयन कितने होंगे, कैसे होंगे? कम होंगे, और ये क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो OH आयन सारे के सारे H आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर H आयन रह जाएंगे। इसीलिए जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि इस सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होता है नेचर में, उसकी pH कम होती है। और क्यों होता है एसिडिक नेचर में? क्योंकि H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां H आयन मिलेंगे, वहां पे आपको न्यूट्रलाइज नहीं हुए सारे। ओके, अब हम थर्ड केस देखते हैं। वीक एसिड है तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, कैसी होगी? कम। स्ट्रॉन्ग बेस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा OH आयन, तो ज्यादा OH आयन है और कम H प्लस आयन है। H प्लस आयन तो सारे न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन OH आयन वहां पर बचे रह गए। तो इसीलिए जो ये सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्ट का वो कैसा होगा? बेसिक होगा नेचर में। जैसे कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है, Na2CO3 एक कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। अब हमें क्या ये याद करने पड़ेंगे ऐसे कि एसिडिक है या बेसिक है, या हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl के पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या होंगे? जो NaCl सॉल्ट है वो किस एसिड और बेस से बना है? NH4Cl किस एसिड और बेस से बना है? हम कितने सारे सॉल्ट याद करेंगे भाई, कितने एसिड याद करेंगे, कितने बेस याद करेंगे? तो उसको हम याद नहीं करेंगे, हम उसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? मान लो मुझे ये बेस दिया है K2SO4, ओके, आपके दिमाग में ये बात तो समझ में आती है कि ये सॉल्ट है, ये तो पता है आपको, देगा भी क्वेश्चन में, सॉल्ट है ये, ओके। तो अगर ये तो सॉल्ट है
तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बना होगा, और हमें पता है एसिड और बेस की रिएक्शन में H आयन की रिएक्शन होती है और OH आयन की रिएक्शन होती है और वाटर बनता है, साथ में बनता है ये सॉल्ट, ये साथ में बनता है बेटा सॉल्ट जो बना है। ओके, तो H आयन और OH आयन ये दोनों आयन इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम देखो हम क्या करते हैं, अभी मैं इस K2SO4 को यहां लिखती हूं आपके सामने, ये K2SO4 है, ठीक है। मेरे पास H आयन है और OH आयन है, अभी इनको भी लिख लिया मैंने। अब एक बात समझे, यहाँ पे आपको ये तो पता है ना कि ये पोटेशियम है, भाई नाम तो इतना तो हमने 9th में समझ लिया ना कि ये पोटेशियम सल्फेट है। ओके, और हमें ये भी पता है कि जो पोटेशियम होता है मेटल है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। जो सल्फेट है, ये जो रेडिकल है इस पर -2 चार्ज होता है, ये भी हमें पता है। ओके, तो जो ये प्लस वाला है इसको माइनस वाले के साथ जोड़ दो, जो माइनस वाला है इसको प्लस वाले के साथ जोड़ दो। भाई प्लस माइनस के साथ जुड़ता है और माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, ठीक है। ऐसे ही तो आयन जुड़ते हैं, प्लस आयन कैटायन कैटायन के साथ थोड़ा जुड़ जाएगा, कैटायन एनायन के साथ जुड़ेगा एक्सक्यूज मी, एनायन कैटायन के साथ जुड़ेगा। तो अब जोड़ के देख लेते हैं क्या बनेगा। पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये एनायन के साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा KOH, और SO4 -2 है तो ये जाएगा प्लस के साथ, तो HSO4 तो कुछ नहीं होता, एक्चुअली SO4 के ऊपर -2 है तो क्रिस क्रॉस करेंगे ना बेटा, H2SO4 फॉर्मूला बनेगा H2SO4। तो ये मिल गया ना आपको पेरेंट बेस पेरेंट एसिड, बात समझ में आई, पेरेंट बेस पेरेंट एसिड, इसका OH और इसका H मिलकर वाटर बना दिया और बचे हुए ने क्या बना दिया था, सॉल्ट बना दिया था। तो हम यहाँ पे उल्टी रिएक्शन चल रही है, तो आपको इस तरह से मिल जाएंगे पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। कहने का मतलब है कि आपने इनके साथ H आयन और OH आयन लगाकर देखने हैं। चलो देखते हैं, इसके साथ आपको पता है कि ये है हमारा कैटायन, ये है हमारा एनायन, तो इसके साथ क्या जोड़ोगे, OH जोड़ोगे, OH जोड़ोगे तो ये बनेगा KOH, और इसके साथ जोड़ोगे H पॉजिटिव तो ये बनेगा हमारा H2SO4। क्लियर। सोडियम आपको पता है कैटायन है, मेटल है, तो इसके साथ आप क्या जोड़ोगे, OH जोड़ोगे तो ये होगा NaOH, और ये क्या होगा H2SO4। क्लियर है ये बात। ओके, CuSO4 कॉपर मेटल है, तो कॉपर के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ तो OH ही जुड़ेगा। तो हम यहां बना देते हैं इसका बेस, और बचे हुए का हम क्या बना देते हैं, एसिड। ये हमने एसिड बना दिया। ओके, अब मान लो NaCl है, NaCl Na पॉजिटिव के साथ हमने OH नेगेटिव जोड़ा, NaOH बना दिया। बचा यहाँ पर Cl नेगेटिव, इसके साथ H पॉजिटिव जोड़ा और HCl बना दिया। देखो कितनी आसानी से हम सारे पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस हम लिख पा रहे हैं। NaNO3 का ट्राई करते हैं। Na है तो ये तो OH के साथ ही जाएगा, और NO3 है तो इसको H के साथ जोड़ दो। यस, Na2CO3, Na है तो OH के साथ ही जाएगा, और CO3 H2CO3 मैंने बताया था आपको, ये एक वीक एसिड होता है, मिनरल एसिड है लेकिन वीक है, हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, अपनी सोडा वाटर में कंज्यूम करते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स में हम यूज करते हैं, ये वही कार्बोनिक एसिड है। NH4Cl को देखते हैं। ओके, चलो NH4Cl में ना हमें ना NH4 के बारे में नहीं पता, मान लो हमें Cl के बारे में तो पता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ भेज दो और बचे हुए को OH के साथ भेज दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो कितनी आसानी से हमने सारे सॉल्ट के पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये बने कैसे हैं, बना है वाटर की फॉर्मेशन से, वाटर की फॉर्मेशन हुई है प्लस इस सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। ओके, तो ये हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और
ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ लिए कि भाई कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होंगे, कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे। अब कुछ कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी हमारे सिलेबस में हैं, अब हम उनको देखते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट, रोज यूज करते हैं अपने घर में, है ना, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, NaCl। NaCl अभी 1 मिनट पहले आपने ये देखो ये बनाया था, आपने कहा था NaCl इससे और इससे बनता है, इस एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। हमने बहुत बार रिएक्शन लिखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो लिख लेंगे इस रिएक्शन को। तो ये हो गया इसका मेथड बनाने का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन बेटा नाम याद रखेंगे आप, कई जगह लिखा होगा ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो यही ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl। ओके, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखो NaCl का अगर हम कर दें इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि एक ले हम कंटेनर, उसके अंदर लगाएं हम कैथोड और उसके अंदर लगाएं हम एनोड और जोड़ दें इसको बैटरी के साथ। इसके अंदर हम भर दें NaCl का सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl और इलेक्ट्रिसिटी को कर दे पास, तो होगा क्या? ये NaCl डिसोसिएट होगा, टूटेगा, आयन बनाएगा। कौन से आयन बनेंगे? Na आयन बनेगा, Cl आयन बनेगा, और जो वाटर है वो H आयन और OH आयन में टूटेगा। तो ये सारे आयन आपस में, ये सारे आयन रिएक्ट करेंगे। इनमें से जो आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो जाएगा किस पर? वो जाएगा, जो पॉजिटिव आयन है वो जाएगा कैथोड पर, क्योंकि कैथोड हमारा कैसा है? यहाँ पर हमारा कैथोड है बेटा नेगेटिव, इसे मैं कैथोड कह देती हूँ। चलो ये नेगेटिव है मेरा और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन कौन जा सकता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है, लेकिन ये जाएगा H पॉजिटिव। क्यों जाएगा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम ज्यादा। ओके, तो जाएगा ये जाएगा, तो यहां जाकर बना लेगा हाइड्रोजन गैस। अब इस पर कौन जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा Cl नेगेटिव और बना लेगा Cl2 गैस। तो भाई Na पॉजिटिव कहीं नहीं गया और OH नेगेटिव कहीं नहीं गया, इन दोनों ने मिलकर बना ली NaOH। इन्होंने क्या बना दिया मिलकर? NaOH। तो जब आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको NaOH मिलता है, Cl2 गैस मिलती है एनोड पर और हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर। बेटा ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, ठीक है, ये याद करेंगे आप। और NaOH मिलता है आपको, ठीक है। अब इन सब कंपाउंड के NaCl के क्या यूज है? NaCl के ये यूज है कि हम डेली कंज्यूम करते हैं इसको, Cl2 के फॉर्मेशन में यूज होता है, हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, NaOH के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। फिर इस NaOH का यूज, Cl2 का यूज और हाइड्रोजन का यूज ये भी आपके सिलेबस में है। NaOH को हम कहाँ यूज करते हैं? NaOH को यूज करते हैं हम पेपर इंडस्ट्री में, पेपर बनाने में यूज करते हैं इसको, टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने में यूज करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हम NaOH का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। आप बस दो यूज याद कर लो। NaOH का पहला यूज क्या हो गया? सोप और डिटर्जेंट बनाने में, और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, राइट। अब Cl2 का यूज कहाँ करते हैं? आपको पता है स्विमिंग पूल में हम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट में, है ना, वाटर को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं ना, तो डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है इसका, वाटर को क्लीन करने में यूज हो रहा है Cl2। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन में यूज करते हैं हम इसे। तो ये 2 यूज हो गए Cl2 के। अब हाइड्रोजन का क्या यूज है? हाइड्रोजन का यूज HCl, इतना इंपॉर्टेंट एसिड है, HCl एसिड बनाने में हम यूज करते हैं। दूसरा हम अमोनिया के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं हाइड्रोजन का, इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कर देंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा 2 यूज आपको, सब जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनके आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं।
दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला याद कर लें, CaOCl2, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसको, इसका एक नाम ये भी होता है। मैंने भी 2 मिनट पहले बताया था कि जो Cl2 है वो कहाँ यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में, तो बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर देंगे Cl2 से। क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इसमें Cl2 पास करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर है इसका हम यूज, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और इसमें से स्मेल आती है क्लोरीन की। क्यों आती है क्लोरीन की ये स्मेल, क्योंकि क्लोरीन से ही बना है और जब ये टूटता है तो भी क्लोरीन गैस निकलती है, तो इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है। और इसको हम यूज कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। कौन सी इंडस्ट्रीज में, वूल में, वूल में, फैब्रिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वहां पे हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं। दूसरा, ये वाटर के डिसइंफेक्टेंट में भी यूज होता है, इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक तो एज अ डिसइंफेक्टेंट और एज अ ब्लीचिंग एजेंट ऑफ कॉटन, वूल, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ये Na2CO3 × 10H2O। अभी 2 मिनट बाद बात करूंगी ये 10H2O कहाँ से आया। एक्चुअली इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो हमने लिखा है ना इनटू करके जो लिखते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका, ठीक है। इसकी वजह से ही जो ये Na2CO3 है मॉइस्ट रहता है, Na2CO3 × 10H2O। ये पूरा फॉर्मूला जब आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिखने के लिए आए तो आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है, तभी ये वॉशिंग सोडा है। क्योंकि जब आपने इसको हीट कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे और जो ये बचेगा दैट इज एनहाइड्रस, पानी नहीं है इसके अंदर इसलिए क्या रहे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर हम इसे कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं, सोडा की राख, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में अगर हम फिर से वाटर ऐड कर देना तो हमें ये मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। ओके, अब इस वॉशिंग सोडा के क्या यूज है, नाम से समझ में आ रहा है वॉशिंग है तो बिल्कुल वॉशिंग में यूज करेंगे, कपड़े वपड़े धोने में काम आता है। ये क्लीनिंग ऐसा क्लीनिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट ये यूज होता है। और दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है ये, इसलिए बेटा इसका ये यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके भी आप यूज याद करेंगे। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इस पर वैल्यू बेस्ड करके क्वेश्चन, केस स्टडी करके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि एक गर्ल है, कोई मान लो पिंकी है, उसको पकोड़े बनाने हैं, उसकी मम्मा से उसने बोला तो उसकी मम्मा ने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है। इस तरह से कहानी बना बना के क्वेश्चन आते हैं आपको बेकिंग सोडा पर भी और बेकिंग पाउडर पे भी। तो हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो HCO3 होता है ना, HCO3 आयन, ये वाला जो आयन है इसको बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। ओके, बनाते कैसे हैं, बनाते हैं हम इसको NaCl से, यानी कि कॉमन सॉल्ट से। NaCl में वाटर, CO2 और अमोनिया मिलाते हैं तो आपको NH4Cl मिलता है और साथ में मिल जाता है ये बेकिंग सोडा। अब जब इस बेकिंग सोडा को आप अपने किसी खाने पीने की चीज में मिलाते हैं, फूड स्टफ में मिलाते हैं, और जब वो थोड़ा सा हीट करते हैं आप उसको, तो हीट करते हैं तो ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट में, CO2 गैस में और वाटर में। इस CO2 की वजह से ही ये जो CO2 का इवोल्यूशन जो होता है, इसकी वजह से ही जो खाने पीने की जो आपकी चीजें हैं जिसमें आप डालते हो वो क्रिस्पी हो जाती हैं, फ्लफी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्रिस्पीनेस जो आती है वो इस CO2 के निकलने की वजह से आती है। तो बेकिंग सोडा ये हो गया। अब बेकिंग सोडा में अगर हम कोई एडिबल एसिड मिलाते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड हमने अगर मिला दिया इसमें, तो ये जो बनेगा उसको हम कहेंगे बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड।
जनरली टार्टरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। तो जब ये बेकिंग पाउडर को आप किसी खाने में डालते हो, है ना, जब केक वगैरह बनाते हैं तो हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब उसे आप हीट करते हो तो वहां पर भी CO2 गैस निकलती है, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। जो ये CO2 है, इसकी वजह से जो केक होता है वो कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। ओके, तो ये हुआ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, या फिर H पॉजिटिव लिख देंगे वहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव, यानी कि कोई भी एडिबल एसिड उसके अंदर आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं बेटा POP। घर की छतों में बहुत सारे जो डिजाइन बनवाते हैं हम आजकल, वो उसके ही बने होते हैं POP के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 5H2O। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और इसमें आधा मॉलिक्यूल है वाटर का, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका क्या नाम हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज किया गया है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनाते कैसे हैं इसको, बनाते हैं इसको जिप्सम से। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O। जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये बन जाता है, मतलब इसमें से थोड़ा सा वाटर, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो उड़ जाता है और बन जाता है CaSO4 × 12H2O, यानी कि POP बन जाता है, POP बन जाता है। अब इस POP में अगर हम फिर से वाटर ऐड कर दें तो हमें जिप्सम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला है और ये है POP का फॉर्मूला। POP कहाँ यूज होती है, POP डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में यूज होती है, ठीक है। और ये डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाने में यूज होती है, और फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें भी हम जो लगाते हैं, एक वाइट से कलर का प्लास्टर लगाते हैं, वो इस POP का ही होता है, ठीक है, सपोर्टर का काम करता है। तो ये हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, कॉमन सॉल्ट की बात की हमने, ब्लीचिंग पाउडर की, वॉशिंग सोडा की, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से बनता है, जिप्सम की भी हमने, जिप्सम का भी फॉर्मूला देखा। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे। इसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? मैंने जब आपको वॉशिंग सोडा बताया था, तब यहाँ पर भी बताया था कि इसमें जो ये 10H2O के मॉलिक्यूल हैं, these are called water of crystallization. Water of crystallization कहते हैं हम, it is the fixed number। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी? ये होते हैं it is the fixed number of water molecule। फिक्स नंबर होंगे, मतलब ये नहीं है कि बेकिंग सोडा अगर वॉशिंग सोडा में आपने लिखा है 10H2O, तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, तभी ये वॉशिंग सोडा बनेगा। अगर इसमें आपने 9 लगा दिए तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं है, वॉशिंग सोडा आपको नहीं मिलेगा। तो फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है। किसमें होते हैं? एक फॉर्मूला यूनिट में। फॉर्मूला यूनिट कौन सी है? Na2CO3 के अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो फिक्स्ड वाटर के मॉलिक्यूल हैं एक फॉर्मूला यूनिट में, राइट। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, ये कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है? 5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं इन दिस फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर आप इस कॉपर सल्फेट को हीट कर दो तो इसमें से वाटर के ये 5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और आपको ये वाइट कलर का कॉपर सल्फेट मिलेगा। और ये जो है ये ब्लू कलर का होता है, यानी कि जो ब्लू कलर है वो इन 5H2O की वजह से है। ये हम पढ़ते हैं बाद में हायर क्लासेस में कि कैसे है ये। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो जो ये CuSO4 × 5H2O है, जो ये ब्लू कलर का कंपाउंड है, ये इसका जो ब्लू कलर है वो ड्यू टू दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
ऐसे ही ये भी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में जो 10H2O है, दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिंगल फॉर्मूला यूनिट, इन वन फॉर्मूला यूनिट। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है बेटा। ये जिप्सम के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है यहाँ पे। ये फॉर्मूला है आपका POP का, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो हाफ H2O है, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन केस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेता व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एन एग्जांपल। तो आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देंगे, दीज आर द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट। तो ये होगी डेफिनेशन और इनमें से कोई एग्जांपल लिख देंगे, राइट। जब भी हम हीट करते हैं इन कंपाउंड्स को, इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। आई थिंक सारा चैप्टर हमारा कवर हो गया है। हमने एसिड के बारे में बात कर ली, बेस के बारे में बात कर ली डिटेल में, और सॉल्ट के बारे में भी बात कर ली। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं उनकी भी बात की है। बेटा इस स्लाइड का भी आप क्या करेंगे, पॉज करके ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट, और तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।